Hello students, my name is Gitanjali Inderia. Welcome to Competition Step Up. कॉम्पिटिशन स्टेप अप। जी हाँ, जैसा कि आपको जानकारी है कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम आने वाले हैं। आपको ये जानकारी तो बहुत अच्छे से है, कब हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये भी जानकारी है कि स्टेप अप ने एक सीरीज स्टार्ट की है उड़ान, और उड़ान में जो प्रैक्टिस पेपर होने वाले उसका एक प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं मेरे साथ। आज मैं लेकर आई हूँ आपको दूसरा प्रैक्टिस पेपर हिंदी का। चलिए तो देखते हैं कि हिंदी के सेकेंड प्रैक्टिस पेपर में क्या है। कई बार देखिए चीजें तो रिपीट होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में हर बार जो आती हैं कि विलोम क्या है, वर्तनी अशुद्धि क्या है, तो इसका मुहावरे का क्या है, सब मिलाकर आएंगे। लेकिन हर बार यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी उस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, और जो अंक आप प्राप्त करेंगे वो ऐसे करेंगे कि एक बार में सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। चलिए तो आप देखते हैं प्रैक्टिस पेपर। तो आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को का, एक मिनट, यहाँ पर एक वो है अंताक्षरी के शुद्ध वर्तनी, जबकि ये सही लिखा है। यहाँ पर इसकी जो होनी चाहिए, एक मिनट, यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए। अगर यहाँ तो एक्चुअली वो सही ही हो गया। चलिए इसको हटा के अगर यहाँ है या यहाँ कहीं है तो वो अशुद्ध हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि अशुद्धि कहाँ पर है, उसको शुद्ध करना है। इतनी ध्यान से वाक्य को पढ़ना है कि आप अशुद्धि पहचान पाएं, लेकिन उसके लिए हमको भी तो पता होना चाहिए कि शुद्ध शब्द लिखते कैसे हैं। तो आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको अंताक्षरी लिखते हैं, ठीक है। तो वहां पर कहाँ है, अंताक्षरी में अशुद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया कि आपको अशुद्ध कहाँ दे दिया जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। अब वाक्य क्या है, वाक्य देखिए, वाक्य है वह आया परंतु मैं नहीं गया। क्या परंतु ऐसा लिखा जाता है कि परंतु ऐसा लिखा जाता है? ठीक, तो परंतु कैसा लिखा जाता है? परंतु नीचे जो होता है, नीचे वाला है छोटी ऊ की मात्रा में। पेन ले लूं अपना, तो ये छोटा ऊ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बड़ा ऊ है। तो अशुद्धि कहाँ है, आया वह गया तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो परंतु है ये क्या है आपका, ये अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर आ गया इसका उत्तर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे आपको वाक्य बहुत ध्यान से देखना है। दोपहर और खाली स्थान दिया है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार, का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम, का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, या अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार। अब देखिए इसमें कदाचार, संग्राम, अनाचार, ये क्या शब्द हैं? क्या आपके ये संगत प्रतीत हो रहे हैं? क्या आपको ये सही प्रतीत हो रहे हैं? क्या इसका प्रयोग होना चाहिए? अब ये किससे संबंधित है? जो ये दो पहर दिए गए हैं, ये आपका जा रहा है संख्यावाचक अर्थात द्विगु समास से संबंधित है। द्विगु समास में क्या होता है? दो पहरों का समूह या दो पहरों का समाहार। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो होगा दो पहरों का समाहार। ये देखिए उत्तर सही, क्योंकि कदाचार, संग्राम और अनाचार का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सबका अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो यहाँ पर समाहार सही होगा। तो आपको ध्यान देना है कहाँ आपको समास की बात हो रही है, कहाँ आपको संधि या वर्तनी की। समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द क्या है? अनंत का। तो अनंत का अर्थ, अनंत जिसका अंत ही ना हो, अनंत। अनंत का विलोम अंत, असीमित, अंतहीन या अनंग। तो क्या होगा? अंत जिसका अंत हो, असीमित जो कि सीमित ना हो, अंतहीन जिसका अंत ना हो, और अनंग। तो क्या होना चाहिए बताइए? आप अपने हिसाब से बता रहे हैं और ये अपने हिसाब से, क्योंकि अनंत का तो अंत ही होगा। अनंत जिसका अंत ना हो तो उसमें से आ हटा दीजिए, अन हटा दीजिए, तो आपका अंत हो जाएगा। अगले प्रश्न को लाइए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों के माध्यम से करना है आपको। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है। जिसने चित्त मतलब मन किसी विषय में लगाया है वो है अग्रगामी विषय चित्त, अग्रसोची या दत्त चित्त।
किसी विषय में जब अपना एकाग्र मन आप लगा दें, मतलब कई बार होता है ना कि दत्त चित्त होकर सुनिए, मतलब एकाग्र चित्त होकर सुनिए, तो दत्त चित्त यहाँ पर उत्तर है। इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब चूंकि यहाँ पर रेखांकित शब्द मुझे तो दिख नहीं रहा है। इस जल में अनेक जीव हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जल का होना चाहिए, जल का विलोम। तो इस जल में अनेक जीव हैं, तालाब, ओके, तालाब, ठीक है। तो यहाँ पर अनेक जीव में यहाँ पर विलोम शब्द में चूंकि रेखांकित नहीं दिया है, कोई नहीं, हो सकता है कि यहीं कहीं हमारा प्रश्न गड़बड़ है, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करती हूँ, तब तक हम अगला देखते हैं। 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। 2 घोड़ों पर सवार होगे तो सफल नहीं रहोगे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सवारी नीति, दुरंगी नीति, सफल नीति या तिरंगी नीति? तो बताइए। 2 घोड़ों पर सवार होने पर आप क्या दुरंगी, अच्छा इसी के लिए है, 2 घोड़ों पर सवार होना मतलब दुरंगी नीति है ना। 2 पर आपका सवार होना, और 2 वस्तुओं पर कहीं पर भी सवार हो उचित नहीं माना जाता। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, मुसीबत का मारा, यहाँ से आपका जो वो है वाक्य वो प्रारंभ होता है। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, तो किसी और स्थान के लिए मुझे लगता है शब्द आया है, यस, किसी और स्थान, किसी और स्थान के लिए जो अर्थ होता है वो होता है अन्यत्र। तो यहाँ पर किसी और स्थान पर अंडरलाइन है, तो इसका उत्तर होगा अन्यत्र। अन्यत्र जो कि एक संस्कृत शब्द है, एक तत्सम शब्द आया है यहाँ पर कि किसी और स्थान को बोलते हैं संस्कृत में अन्यत्र। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंट इतना बड़ा, उसके मुंह में जीरा डाल दो, क्या होगा? खाने में जीरा डालना, ऊंट को जीरा खिलाना, मित्रता करना, अधिक खाने वाले को कम देना। अब ऊंट इतना खाता है और आप उसको क्या कर दो कि आप उसे थोड़ा सा जीरा डाल दो, तो जब अधिक की आवश्यकता हो तो कम दिखाना, कम बताना, तो क्या हो जाता है? ऊंट के मुंह में जीरा देना। जिसका खंडन ना हो सके, जिसको खंड ना कर पाओ, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए जिसके खंड ना हो पाए। तो समूल, अखंडनीय, खंडनीय या खंडित। तो जो खंड जिसके ना हो सके वो अखंडनीय, स्वाभाविक सी बात है, खंड ही नहीं हो पा रहे हैं। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकलन के लिए, आकलन मतलब होता है गणना करना, गिनना। तो अगणन, गणना, शरण या नूतन, चूंकि मैंने बता दिया है कि आकलन, आकलन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची, अच्छा इसमें गणना है, याद रखना, आप इसमें सही लगा दीजिएगा, हो जाती है कई बार मिस्टेक, ले लेता है दूसरा वो, है ना। तो गणना यहाँ पर उचित है, आकलन करना, गणना करना, तो ये गणना ही इसका उचित है। हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची हिमालय के लिए दिया होगा मेरे ख्याल से। तो हिमालय को बोलते हैं गिरिराज, पर्वतों के राजा, तो हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज। इसके लिए देखिए, अगर आपको लगता है कि मैम हमें कुछ पर्यायवाची शब्द बता दीजिए, तो मैं इंतजार करूंगी कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का, तो मैं आपको पर्यायवाची की अलग से एक सीरीज, अलग से एक वीडियो ला दूंगी जहां पर मैं आपको पर्यायवाची बता पाऊँ। वर्तनी शुद्धि का आपको लगता है कि कितने प्रकार की वर्तनियों की अशुद्धि हो सकती है? लिंग से संबंधित होती है, वचन से संबंधित होती है, कारक से संबंधित होती है ना, काल से संबंधित भी होती है और वर्तनी से संबंधित तो होती है। इस प्रकार कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो आप यदि बोलते हैं तो मैं बिल्कुल उसके लिए वीडियो बना दूंगी। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। अव्यय से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? कैसा, अगला, बाहरी, पिछला। जो अव्यय से विशेषण नहीं बना है, कैसा, ओके, अगला, बाहरी, पिछला, ये अव्यय शब्द हो जाते बिल्कुल। कैसा एक प्रश्नवाचक है जो कि अव्यय नहीं है। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, का सही शब्द क्रम बताइए कि क्या। यहाँ पर देखिए, एक मूल क्रिया है, मान लो मूल क्रिया हुआ सुनना,
प्रथम प्रेरणा देना मतलब किसी से काम करवाना, प्रेरणा कर, तो सुनवाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? सुनाना। तो सुनाना तो फिर वही हो गई, देखिए सुनना यहाँ पर है कराना, कराना तो हो गई प्रेरणार्थक, करवाना भी प्रेरणार्थक और करना ये नहीं है। उठना, उठाना, उठवाना, मेरे ख्याल से यही है। सामान्य क्रिया क्या है? उठना। फिर दूसरा एक पहली प्रेरणा दो उठाना और दूसरा उठवाना, ठीक है। खुद उठ गए एक क्रिया, दूसरे को उठाया, उठाओ, उठाना ये एक प्रेरणा दी आपने, और फिर दूसरे से उठवाना ये दूसरी क्रिया हो गई। समझ गए आप क्या है प्रेरणा, प्रेरणार्थक। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? निम्नलिखित मुहावरे के लिए तो नानी याद आना, नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, नानी को याद करना, किसी से मिलने के मना करना, चुप कर बैठना, मुसीबत देखकर घबरा जाना होता है, कहते हैं ना नानी याद आ जाएगी तुमको। अब यहाँ पर वही है जो कि हमने पहली सीरीज में भी किया था, पहले पेपर में किया था, कि गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए वो रिक्त स्थानों से भरना है। जैसे पहला है राष्ट्र के खालिस्तान विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो देखिए जरा, राष्ट्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इसमें से क्या होगा? तो राष्ट्र के लिए अधिक या सभी या सर्वांगीण या पूरे, तो क्या आ जाएगा? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो सर्वांगीण इसका क्या है? सही उत्तर है। सर्वांगीण मतलब होता है सभी प्रकार से विकास के लिए हमें सबसे पहले चरित्र की स्थापना करनी होती है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के लिए चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। यहाँ तक तो कोई वो नहीं था। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही खालिस्तान की सर्वोच्च संपदा है। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। देखिए आपका चरित्र अच्छा है, आप राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, और हमारा चरित्र खराब है तो हम राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। तो उच्च चरित्र ही उच्च राष्ट्र का निर्माण करता है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान खालिस्तान योजना है। जनतंत्र के लिए तो यह महान कल्याणकारी योजना है। लाभकारी, हितकारी नहीं, कल्याण होता है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम लोगों के हित की बात करते हैं तो कल्याणमयी बात होती है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, खालिस्तान एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से। तो देखिए इनके लिए किसके लिए कर्तव्य है? समाज के लिए, है ना। पूर्ण कर्तव्य राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र समाज से बनता है। तो हमारे इस जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान होगा, सीढ़ी होगी या कार्य होगा। देखिए रास्ते, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या, सोपान। सोपान होता है सीढ़ी। कहीं ना कहीं आप कहेंगे सही तरीका, पहला तरीका है, पहला रास्ता है, पहला कदम है। नहीं, हम जब मंजिल की तरफ जाते हैं तो हमारे यूं हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जब हमें समाज को ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो वहाँ कदम नहीं होगा, वहाँ होगा सोपान। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी। कई जगह शब्दों का सही चुनाव ही आपके गद्यांश को पूर्ण करता है। हर जगह आप हर कुछ नहीं रख सकते। हिंदी हर जगह हर शब्द की मान्यता नहीं देती है। हर जगह हर एक समय का उचित रखने का तरीका होता है, शब्द का कहाँ क्या रखा जाए। यहाँ सोपान उचित होगा। और देखिए यहाँ पर कि आपने अपना प्रैक्टिस 2 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इसके बाद अगला प्रैक्टिस पेपर आएगा। लगातार आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, उड़ान सीरीज से। आपको आपके जो भी विषय आने वाले हैं सबकी यहाँ पर तैयारी की जाएगी, क्योंकि स्टेप अप अपने एकेडमिक के साथ साथ ही ये भी एकेडमिक को फॉलो करता है कि आप किस कंपटीशन में बैठने वाले हैं। इसलिए एक नए चैनल का, एक नई सीरीज का यहाँ पर आपके लिए इसको लागू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो आपका साथ बना रहे और आप हमारे साथ बने रहें तो आपका, और हम तो आपके साथ हैं ही, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।